मैं इस मौके पे शिराज साहब आपसे गुजारिश करूंगा, शिराज साहब क्या फरमाते हैं आप कि क्या ये सिनारियो आपको कुछ ठीक लगा है? मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक ये बात मेरे दिल को नहीं लगती कि सिर्फ मुसलमान वोटर की वजह से ही जो है रिफॉर्म यूके को तकवीत मिली है। ये बात तो कोई समझने वाली नहीं है। हम तो नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल में दो चार छह इस पे मोटे मोटे जो इसमें जितना भी आप डिटेल्स में जाए, ज़रा ऑब्वियसली मोर इस पर लंबी बात हो सकती है तफसील के साथ, लेकिन ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया, एक और बात जो केस स्टामना की मैंने देखी है, वो चूंकि जो यूके से यूरोप से यूके अलहदा हुआ तो ये कहा गया था कि ब्रिटिश जॉब फॉर द ब्रिटिश पीपल, हम्म। बट सिंस ही केम इन द पावर, वो उनकी जो टिल्ट है ज्यादातर टुवर्ड्स यूरोप और नेटो और डिफेंस पर बजट खर्च हम्म। करना हो, ये और बार बार वो कहते हैं कि रेफरेंडम गलत था। ये भी नाइजल फराज की पार्टी को इन अ वे तकवीत, उसके मौक़िफ़ को बिल्कुल तकवीत बख्शाने बिल्कुल। वाली जो एक एक फैक्टर है। उसके अलावा जो मुसलमान या पाकिस्तानी वोटर्स की या इमिग्रेंट्स वोटर्स की बात करें, वो भी स्प्लिट हो गए। एक तो जो इंडिपेंडेंट है वो भी कोई तकरीबन 116 जीत चुके हैं अभी तक, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्टी को योर पार्टी सपोर्ट कर रही है, और वो यानी जर्मी कोबल की पार्टी सपोर्ट कर रही है। सच एज बर्मिंघम से कुछ लोग जीते हैं। इसी तरह जहां पर पाकिस्तानी ट्रेडिशनली वोट जो है वो लेबर पार्टी को ज्यादा था, नॉट नेसेसरली लेबर बट इन ए वे लिबरल डेमोक्रेट को भी ज्यादा वोट जाता था, लेकिन इस वक्त लेबर के बजाय इसराइल की और गाजा की मदद, और फिर फलस्तीनी कुछ ग्रुप है उनको जो है बैन करने की वजह से, और भी रिसेंटली कहा कि प्रो फलस्तीन जो राइट्स होते हैं या एहतजाज होते हैं, हमें उनको रोकना पड़ेगा, चूंकि यहूदियों के खिलाफ यहाँ नफरत बहुत बढ़ रही है। तो ये भी, इसकी टाइमिंग भी आप देखें तो इससे बहुत सारे लोग एक तो ग्रीन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरा इंडिपेंडेंट योर पार्टी। और योर पार्टी रजिस्टर तो है, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, चूंकि जर्मी कोबन और जारा सुल्ताना के दरमियान आपस में डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से वो चीजें फिक्स इनकी आपस में नहीं हो रही है। हालांकि इनकी कॉन्फ्रेंस भी बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन वहां जारा सुल्ताना खुद कहती है मैं लीडर बनूं, वो अपना ग्रुप बनाना चाहती है। तो ये मामला, जर्मी कोबन चूंकि ट्रेडिशनली सोशलिस्ट और हम्म। लेफ्टिस्ट किस्म का, रिफॉर्म किस्म का, अपने असूलों पर खड़ा होने वाला लीडर है, तो इस वजह से एक तो हमारे वोट जो है, पहली बार ये हुआ कि बर्मिंघम में चूंकि 101 सीटें हैं और सिटी कौंसिल है, बड़ी कौंसिल है, वहां पर इस वक्त किसी की मेजॉरिटी नहीं रही। पहले तो लेबर डोमिनेट करती थी, अभी उसका पता नहीं, और रिफॉर्म ने भी बहुत सीटें वहां पर ली हैं, अभी डिटेल्स आना बाकी है, काउंटिंग रिकाउंटिंग दोबारा हो रही है। इसी तरह वेल्स की मैंने आपको बात बताई कि वेल्स में 100 ये ईयर्स तो से बड़ा सरप्राइजिंग है हार गए, शिराज और साहब। उसके वेल्स बाद वेल्स वाला बाद फैक्टर तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि वेल्स तो एक लेबर पार्टी का गढ़ समझा जाता था और बड़े ये बेस था। लंबे अरसा बेस था लेबर पार्टी का। अच्छा, तो अगली बात करें कि ये जो स्कॉटलैंड है, वहां एसएनपी ओबियसली जीती है और बड़े मार्जिन से जीती है, और ये लेबर पार्टी वहां भी, जो मोहम्मद सरवर ओबियसली अनस सरवर जो है वहां लेबर के लीडर थे, उन्होंने इस्तीफा भी देने का मुतालबा किया था केस स्टार्मर से सितंबर अक्टूबर में, जब ये जेफरी एप्स्टेन वाला केस आया। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात ये कि एक फैक्टर ये भी था कि चूंकि अमेरिका ने बड़ा प्रेशर डाला कि यूके ईरान की जंग में शामिल हो जाए, लेकिन बिल्कुल के स्टार्मर ने ये प्रेशर नहीं लिया और वो नहीं गए, और ये भी फेवर कर गया उन लोगों से जो नाइजल फराज की यानी की लाइन को टोक करते हैं या आइडियोलॉजी की टोक करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर यहाँ मर्ज हो गए, लेकिन पार्टी के अंदर भी प्रेशर इस वजह से नहीं था, और हालांकि इन्होंने वोटें भी कराई हैं रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर, पार्टी के अंदर प्रेशर इस वजह से ज्यादा नहीं आया इस्तीफा देने के लिए कि चूंकि वी आर इन ए वॉर। और लिबरल डेमोक्रेट का जो लीडर है एड डेवी, वो जाहिर है इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े अच्छे रिफॉर्मर हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी कहा तो है इस्तीफा देने के लिए, लेकिन जोर नहीं दिया। इसी तरह कंजर्वेटिव पार्टी ने भी जोर नहीं दिया, चूंकि एक जंग जो है वो लगी हुई है, और उसको अपनाए हॉर्मोन्स के जो मामलात हैं, फिर इकानमी हमारी जिस तरह की है, यहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। हमारे पास तो कुछ ऑयल जखीरा था, अभी हम अमेरिका से खरीद रहे, तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे जो थे वो शिराज साहब आप चूंकि एक मंजे हुए साफ़ी भी हैं, आप बड़े बाखबर साफ़ी हैं और लंदन की फ़ज़ाओं में आपने एक लंबा अरसा गुजारा है जहां इक़्तिदार की राहदारियों से लेकर
मुख्तलिफ तबका आए फ़िक्र के साथ आपके ज़ाती मुनासिब भी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप हमारे पुराने दोस्त हैं। आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके तजर्बे से हम फ़ायदा उठाते हुए अपने नाजरीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये केयर स्टारमर जो हैं वो उनको अल्टीमेटली रिज़ाइन करना पड़ेगा और रिज़ाइन करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन मैं के स्टामना को सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट वॉकिंग अवे व्हेन इज देयर आर चैलेंजेस एंड आई हैव टू फेस द चैलेंजेस। इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। लेकिन ये पोजीशन तब्दील हो जाएगी। मेरे अपनी जो गट्स फीलिंग थी वो ये थी कि केस सामना और को के ऊपर पार्टी की तरफ से प्रेशर एक तो वार की वजह से नहीं था और दूसरा ये इलेक्शन बहुत करीब थे, तो इस वजह से मेरे ख्याल में लेबर पार्टी दे ट्राई टू स्टिक टुगेदर, चूंकि उन्हें पता था कि अगर ये इस वक्त मौके पर इस्तीफा दे देते हैं तो इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो इस वजह से ये इलेक्शन तक यानी इन्होंने अपनी वजारत उज़्मा को खींचा। लेकिन मेरा तजिया जाती तौर पर ये कहता है कि अगर मैं आज से पहले ये कहता रहा हूँ कि अगर लेबर बड़े पैमाने पर बड़ी सीटें कई कौंसलों से हार जाते हैं, जिस तरह इस तरह हार गई है, तो फिर तो कोई जवाब नहीं बनता कि वो अपनी सीट पर मौजूद रहे। ये एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द मुस्लिम्स हमारे लिए या इमिग्रेंट्स के लिए मैं 2-3 आपको मिसालें देता हूँ जहाँ जो मिनॉरिटीज हैं उनकी कैबिनेट में शबाना महमूद है, एक तरफ डेविड लेमी है। उन्होंने काफी कोशिश की है कि इक्वली काबीना के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं या एथनिक मिनॉरिटी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनको सीटें दी जाएं ताकि वोटर भी जो है वो इंटैक्ट रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान वाला फैक्टर था उसमें भी उन्होंने, जैसा मैंने मेंशन किया, कि उसको शायद उनका नुकसान होगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम और इन टर्म्स ऑफ द पीपल नॉट ओनली मुस्लिम इन दिस कंट्री, मेरे ख्याल में 10% ऐसे लोग भी नहीं होंगे जो ये इस जंग की हमायत करेंगे, जो ईरान के ऊपर हमला जिस तरह अमेरिका ने किया है उसको इंडोर्स करें या इसको लेजिटिमेट समझते हैं। तो कुछ इसको फायदा भी हुआ और कुछ इसका नुकसान भी हुआ। लेकिन यहाँ पर एंडी बर्नम को आप ना भूलें, एंडी बर्नम हैज सर्व्ड लॉन्ग टाइम, और अच्छा फेस है, मैनचेस्टर के मेयर रहे, पहले भी एमपी रहे। और इसके अलावा एंजेला रायना की सूरत में ये जो लीडरशिप की कंटेस्ट है ये मेरे ख्याल में इनके अंदर जारी हो जाएगी। अभी मैं कुछ एमपीज की गुफ्तगू सुन रहा था मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, वो इंटरव्यू दे रहे थे कि केयर स्टार्मर अगर इस्तीफा नहीं देते और if we did not change our leader in this moment, then obviously we will be slaughtered in the general election। तो बड़े पैमाने पर मेरा ख्याल है ये आपका बड़ा बड़ा बजा तजिया है और बहुत खूबसूरत तजिया आपने किया है। शाह साहब, हम इस मौके पे ज़रा मौजू को, इस सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करते हैं, चूँकि आप आलमी अमूर के माहिर भी हैं, आपने MBA इंटरनेशनल अफेयर में किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी गुफ्तगू हो रही है ईरान और अमेरिका के दरमियान, एक 14 पॉइंट जो एक पेपर जो एजेंडा उन्होंने आपने जो तमाम तर जो भी कंडीशन थी वो ईरान के हवाले की पाकिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान चूँकि मैन मीडिएटर है इसका, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामलात आसानी से तय हो जाएंगे, गुफ्त शनीद का सिलसिला आगे बढ़ेगा, या जो कल तो ये भी खबर है कि वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर देयर वर सम सॉर्ट ऑफ फायरिंग देयर, उनके जो बहरी जहाज़ हैं, जो अमेरिकन बहरी जहाज़ों के ऊपर ईरानी मिसाइल दागे गए। वो तो कहते हैं, सेटकॉम ने कहा कि हमारा कोई जहाज़ जो है नुकसान वगैरह नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं? बात मैं लंबी नहीं करना चाहता, मैं आप ये चूँकि मौजू आपका है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फरमाएं कि आप क्या समझते हैं, जल्दी कोई बात तय हो जाएगी? जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल हो जाएगी। और बल्कि अभी निगोशिएशन तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि अनकरीब ये साइन हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर। अभी पिछले दिनों गालबन किसी ने ये कहा कि ईरान ने जो है वो मिसाइल जो है वो यूएई पर फेंका है और उसके बदले में उन्होंने फायरिंग की है हॉर्मज़ में ईरानी शिप के ऊपर। तो ये खैर चलती रहती, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, और सैयद आसिम मुनीर साहब ने सख्ती से और शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रिक्वेस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि जिस दौरान हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं उस दौरान प्लीज़ कोई फायरिंग नहीं किसी किस्म की होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई गोलाबारी नहीं होनी चाहिए।
तो ताकि वो तो अमेरिकन सदर मिस्टर जी, डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड साहब ने ट्रंप भी कहा कि उन्होंने कहा है कि मैं यकीन दिलाता हूं कि सीज सीज फायर जो है वो हाँ, इंटैक्ट ठीक है। रहेगा और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फारूक साहब आप ये क्या समझते हैं कि ये चाइना का जो टूर है, उसका दौरा है ट्रंप साहब का, उसके चाइना जाने से पहले पहले ये मामला सारे तो नहीं, एक एमओयू साइन होने की शक्ल आपको नजर आती जी है? बिल्कुल नजर आती है। और मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद भी इंटरेस्टेड हैं इसमें कि वो चाइना के दौरे पे जाने से पहले एमओयू साइन कर दें, इस पैक्ट को साइन कर दें, ताकि जब वो चाइना का दौरा करें तो उनसे जो है वो टैरिफ के बारे में जब सवाल हों तो वो उनको इतनी रिलैक्सेशन देनी चाहिए। क्योंकि अभी जो रूट खोला है, क्योंकि एक इंडियन सहाफ़ी ने सवाल किया था डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान और ईरान के थ्रू चाइना जो एक सी रूट नया बना है, आपके उसके इल्म में है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि जी मेरे इल्म में है। उसकी कंसर्न से बना जी। शिराज खान साहब, आपने ये गिलानी साहब की बातें सुनी और मेरी भी चंद गुजारिशात आपने सुनी। ये आलमी अमूर के ऊपर चूंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है, आपके मैंने सारे वो मैंने प्रोग्राम भी देखे हैं जो आप मुख्तलिफ चैनल पे करते हैं। आप क्या फरमाते हैं कि ये चाइना जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इस मामले को थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ रिलैक्सेशन करके इस मामले को कुछ कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, या यूं ही ये मामला चलता रहेगा? फारूक साहब, एक तो बार बार आप मेरे लिए कलमात खैर कहते हैं, तारीफ करते हैं, तहसीन करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। मैं नहीं, ये हक बनता है आपका। आपने सारी जिंदगी बहुत शुक्रिया। आप इसी दश्त की सियाही में आपका सारा सफर गुजरा, मुझे अच्छी तरह इल्म है। जज़ाकल्लाह खैर। और आप भी एक सियासी शख्सियत हैं और इस्तेकाम पूरे कद के साथ, पूरे इस्तेकामत के साथ खड़े हैं। और ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर, हम लोकल इलेक्शन की बात कर लें, पार्लियामेंट की बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, इसी के हमेशा अलमदार रहे हैं ऑब्वियसली। तो ट्रिब्यूट टू यू एज वेल सर। देखिए, जो मसाइल हैं, एब्सोल्युटली राइट। आपका जो सवाल है बेसिकली इसके अंदर जवाब भी है। ये मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की कि जाने से पहले, चीन जाने से पहले वो कोशिश करें कि ये जो जंग के मामला हैं ये खत्म हो। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक आइडियल सिचुएशन है। अच्छा, जंग शुरू करना आपको पता है बड़ा आसान होता है, लेकिन जंग का खात्मा करना बड़ा मुश्किल होता है। पाकिस्तान नो डाउट कि हम मार्का हक से, बयानुल मरसूस ऑपरेशन से या ऑपरेशन संदूर से हम बड़े स्ट्रांग होकर निकले हैं, और हमारा जो इंडिया का एक की हेजेमनी थी वो टूटी है, और हमने वो मार्का बड़ी कामयाबी से जीता, और दुनिया को भी पता चला कि पाकिस्तान कैन डिफेंड इट्स टेरिटरी वेरी वेल। हमारे पास भी कुछ है। अच्छा, अब हम सालसी में जब आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम बड़ी टाइट रोप पे चल रहे थे। एक तरफ ईरान के साथ हम 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ईरानी आइडियोलॉजी को पाकिस्तान में फॉलो करते हैं। हमारे मतलब रिश्ते नाते हैं, सारी चीजें। दूसरी तरफ सऊदी अरब है, मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं। तीसरी तरफ अमेरिका के पास IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारा उसके पास है, और दुनिया की वाइज सुपर पावर है, और उससे हम बिगाड़ नहीं सकते, चूंकि हमारी इकोनॉमी उस तरह की नहीं है कि हम इंडिपेंडेंटली अपने फैसले कर सकें। तो हमारी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन सालसी के काबिल हम उस वजह से हुए हैं कि ईरान ने अपने आप को सर्वाइवल के अलावा, बिहाइंड द सर्वाइवल, उसने अपने आप को डिफेंड किया है। उसके ऊपर तो जंग इम्पोज की गई थी ना। और बताया ये गया था कि हमने 28 फरवरी को हमला होता है, आज से 69 डेज पहले, और 28 को हमला होता है, और 3 के मार्च इन्होंने अपनी फतह का ऐलान करना था कि हम जंग जीत चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल जो वाशिंगटन पोस्ट है, उसने तो जो सारे पोल थे, यानी कि अमेरिका के या डोनाल्ड ट्रंप के नारों और दावों का पूरा पोल खोल दिया। बिल्कुल। मैं उस पे फारूक साहब ये बताया गया, वाशिंगटन पोस्ट एक जिम्मेदार ऑब्वियसली अखबार है, बड़ा अखबार है, क्रेडिबल अखबार है। उसने ये रिपोर्ट शेयर की है कि जो ईरान ने टारगेट्स, जो अमेरिकन बेसिस थे जहां जहां हमले किए हैं, वो बेसिकली ईरान ने चूंकि इमेजेस रिलीज किए थे और अमेरिका इसको डिनाई कर रहा था,
इन्होंने सारी वेबसाइटों से, जितनी भी दुनिया की वेबसाइटें हैं लगी हुई हैं, वहां से वो इमेजेस उठाए, वीडियो उठाई, फोटोग्राफ्स उठाए, उसको वेरीफाई किया और लिखा ये कि ये सारी की सारी जो इमेजेस हैं ये दुरुस्त है। यानी उन्होंने कहा कि ये नुकसान इस तरह अमेरिका के बेसिस को हुआ। बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात दूसरी बात तो उन्होंने ये लिखी कि जो बहरीन और यूएई में बेसिस थे अमेरिका के, वहां से फौजियों को मूव करना पड़ा और होटलों में ठहराना पड़ा, और वहां हलाकतें भी बहुत हुई और फिर जख्मी भी बहुत हुए और उनको वापस भेजना पड़ा। और इन फ्यूचर देयर विल बी नो चांस टू रीलोकेट देम द सेम प्लेस। अब इससे आप अंदाजा करें कि डैमेज कितना हुआ। और फिर साथ में ये भी कि जो रशिया है उसने टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद की है ईरान की। अब जी जी। मैं आपको ये बताता चलूं कि ये यहां तक जब बात पहुंची तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से जब पहले हमने सालसी के लिए जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पूरी तहजीब को नीस्त व नबूद कर देंगे, सफास्ती से मिटा देंगे, और उन्होंने एक डेडलाइन दी थी, तो पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया इन अ वे डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि उन्होंने एक डेडलाइन दे दी थी और ये 6 डेडलाइनें उन्होंने दी थी। ईरान ने तो अपनी जो 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 इस्तकामत थी वो दिखाई और उसका नुकसान बहुत बड़ा हुआ, शिराज बहुत शिरा ज्यादा जी नुकसान जी, हुआ। वो लेकिन ये सारी मैं बातें आपने कंक्लूड बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल। मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। जी जी अब मसला ये है कि वो कहते हैं ना, कंबल से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, यही जी है जी ना। जी अब जी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अंगूर खट्टे इसलिए हैं कि अभी जो ऑपरेशन फ्रीडम का ऐलान किया गया फारूक साहब, तो खबरें ये हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम के हवाले से सऊदी अरब और जो गल्फ स्टेट्स हैं उन्होंने अमेरिका को कहा कि हमने आपको डी एस्केलेशन की बात की है कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हमारा तेल भी नहीं बिक रहा है, और आप इसको एस्केलेशन लेडर पे लेके जा रहे हैं, तो इससे तो जंग होगी, ईरान हमले करेगा। और अगर आपने हमारे यानी यूनिलैटरली आपने खुद ही ऐलान कर दिया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च कर रहे हैं और हमें रिस्क में ला रहे हैं, हमारे ऊपर वो हमले करेगा, हमारे जी 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 जी। तेल के कुओं पर हमले करेगा, तो अगर आपने हमला किया तो आपको ये जो जो अड्डे हैं हमारे, आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली फिर यूनिलैटरली वो फैसला वापस लेना पड़ा। अब जो चीन की इसमें टेक है, पाकिस्तान ने ऑब्वियसली, आपको पता है वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब बड़े मुतहर्रिक रहे बिहाइंड द सीन बिल्कुल। कि वो चीन गए हैं, जब पहला जब तुर्की का और मिस्र का और ये जो वज़राए ख़ारजा गए थे, उसके बाद फौरन वो गए थे, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहां पर गए। तो एक चीन को एतमाद में लिया गया और रशिया ने भी पूरी सपोर्ट की, चीन ने भी पूरी सपोर्ट की। ये नहीं कि वो ईरान की आइडियोलॉजी को या रूहानी पेशवा को कोई उसके मरीद है, सिर्फ उनके इंटरेस्ट जो है वो ईरान के साथ है ना, मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों जी के जी साथ, तो अपने इंटरेस्ट को वो लोग जी देखते जी। हैं। गिलानी साहब, तो इस मौके पे गिलानी साहब, जी शराज साहब मैं वापस आता हूँ आपके पास। गिलानी साहब, आप क्या फरमाएंगे कि क्या ये अच्छा मौका नहीं है ईरान के लिए, या हमारे जो दोस्त हैं, चूँकि हमारे फील्ड मार्शल साहब जनाब सैयद आसम मुनीर साहब इस मामले में पूरी जान फशानी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी कुव्वत ईमानी के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात एक किया हुआ है, दोनों फ्रीकैन को समझा भी रहे हैं, कुछ अदब के साथ, कुछ लॉजिक के साथ उनको बता भी रहे हैं। आप क्या ये आप नहीं समझते कि ईरान को भी इस मौके पे कुछ लचक का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको सामने रखते हुए, एक अच्छा मौका है कि वो ये जो 14 नुकात का ये जो एजेंडा उनको मिला है, इसके ऊपर गौर करें और जल्द अज जल्द फैसला करें। कहीं ये ना हो कि ये मौका भी फिर हाथ से चला जाए और अगर जैसे शिराज साहब ने फरमाया वो डी एस्केलेशन के बजाय फिर भी काम एस्केलेशन की तरफ ना बढ़ जाए, इससे और फिर खराबियां पैदा होंगी। क्या फरमाते हैं आप? जी बिल्कुल ठीक फरमाया शिराज खान साहब ने, और मैं इनकी बात को इंडोज करता हूँ। और जैसा कि आपने फरमाया है फारूक साहब, वो दो बैल आपस में जब गुत्था हो ना जी, वो दूसरे के साथ लड़ें तो फिर वो एक दो दफ़ा ही एक दूसरे को मारते हैं, उसके बाद निडाल होकर बैठ जाते हैं। तो हाल दोनों का यही है।
अमेरिका अपनी जगह बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुका है इस वॉर के ऊपर, और अब उसको पता है कि मैं एक्सपोज हो चुका हूं बुरी तरह, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा एनिमी है वो या चाइना है या रशिया है। हाँ। उसके मुकाबले में अगर ईरान के साथ मैं उलझूंगा और ईरान के ऊपर ही मैं स्पेंड कर दूंगा तो मैं एक तो अब एक्सपोज हो जाऊंगा अदरवाइज, और दूसरा ये है कि मैं सबको पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। एक तो वो इस बात से डरता है।